मार्केटिंग कंसेप्ट नेचर स्कोप। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या अवधारणा है, क्या उसकी प्रकृति है और क्या उसका क्षेत्र है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी साइंस है कि जो 1950s 60s के दौर में सामने आई। उससे पहले मार्केटिंग का कोई ख़ास स्कोप नहीं था, कोई मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता था। तो आज हम मार्केटिंग के कंसेप्ट, नेचर और स्कोप के बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये है क्या। मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, देवनागरी कॉलेज, मेरठ, आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर और इस लेक्चर में। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? मार्केटिंग बार्टर सिस्टम से एक ऊपर का कंसेप्ट है और यह कंसेप्ट हमें यह बताता है कि जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी कि किस तरीके से हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढें कि जो व्यक्ति हमारे ज़रूरत का सामान अपने पास रखता हो और उसकी ज़रूरत का सामान हमारे पास हो, तभी वो बार्टर सिस्टम अप्लाई हो पाएगा। मार्केटिंग एक तरीके का प्रमोशन है। जब हम अपना कोई भी माल मार्केट में बेचना चाहते हैं, ऐसे बायर्स को बेचना चाहते हैं जो हमारे सामान को ख़रीदने में इच्छुक हों, तो तब मार्केटिंग का कंसेप्ट शुरू होता है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बार्टर सिस्टम जैसा ही है कि मेरे पास गेहूं है, मैं गेहूं बेचना चाहता हूं, मुझको दूध की आवश्यकता है, तो मुझको ऐसे व्यक्ति को गेहूं बेचना है कि जिसके पास दूध हो और गेहूं की जिसको आवश्यकता हो। सेम कंसेप्ट यहीं फॉलो होता है मार्केटिंग में कि ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक प्रमोशन है, एक प्रचार है और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग एक महत्वपूर्ण विषय हैं, एक महत्वपूर्ण अस्त्र हैं जिसके थ्रू हम मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज आप देखते हैं कि ब्रांडिंग है कि हमको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, आईफोन का ही, तो दैट इज़ ब्रांडिंग। और हम उस ब्रांडिंग को ही लेकर मार्केटिंग को अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं और बायर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप हमारा सामान ख़रीदो, दिस इज़ ट्रस्टेड एंड दिस इज़ गुड। लेकिन अगर हम प्रोफेशन वाइज देखें तो मार्केटिंग एक ब्रॉडर मीनिंग में काम करती है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी साइंस और एक ऐसी प्रैक्टिस जो ट्रेडिंग को बढ़ावा देती है। मार्केटिंग एक शब्द है लेकिन ये ट्रेडिंग को बढ़ावा देती है, जिसमें हम चीज़ों का व्यापार करते हैं और चीज़ों का ज़्यादा व्यापार करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं। उसका जो टर्नओवर है सेल का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग कस्टमर्स की फ्यूचर नीड्स को, उनकी आवश्यकताओं को भी एंटिसिपेट करता है, उनकी भी जांच करता है, उनको भी यह जानता है कि फ्यूचर में कस्टमर्स की क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, किस तरीके की चीज़ों की उसको ज़रूरत हो सकती है, उसका एज ग्रुप क्या है। उन सब चीज़ों को जब हम एंटिसिपेट करते हैं या हम उनको एक तरीके से उनका एक फ्यूचरिस्टिक व्यू कैलकुलेट करते हैं, तब भी मार्केटिंग काम आती है। आजकल इस काम के लिए हमने मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च एक नया शब्द हमने बना लिया है, नया विषय बना लिया है, मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च। और इस मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च के बारे में आपने पढ़ा होगा अपने विषय में। तो मार्केटिंग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी और आप समझ रहे होंगे कि मार्केटिंग केवल अपने वस्तुओं को अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए जो हम प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिन भी नई नई विज्ञानों का या जिन भी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, मेथड्स का प्रयोग करते हैं, वो सब मार्केटिंग के क्षेत्र में आती हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन और क्लार्क एंड क्लार्क की मैंने 2 डेफिनेशंस यहाँ दी हैं। दोनों अपने आप में पूर्ण हैं और दोनों ही एक अच्छी डेफिनेशन है। यू कैन कोट दीज डेफिनेशंस एनीवेयर।
देखिए, मार्केटिंग को एक इम्पोर्टेंस जो देती हैं वो दो चीज़ें हैं मार्केटिंग को इम्पोर्टेंस देने वाली। वो एक है कि एक ऐसे आर्टिकल का मिलना जिसकी हमें ज़रूरत है या हमें आवश्यकता है। इस पूरे डिस्कशन से हमें यह पता लगता है कि एक ऐसा आर्टिकल हमें मिल जाए जिसकी हमें आवश्यकता है या जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर अगेन मैं आपको देखो दोबारा से वहीं ले जा रहा हूँ पुरानी बात पर जो बार्टर सिस्टम की थी। उसमें भी वही बात थी कि मेरे पास गेहूं है, मुझे दूध की आवश्यकता है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके पास दूध हो और उसको गेहूं की आवश्यकता हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर की सर्च है उसमें एक फ़र्क ये हो जाता है कि कस्टमर को केवल एक ही चीज़ को सर्च करनी है कि उसकी आवश्यकता क्या है। उसको ये नहीं देखना कि उसको बदले में देने के लिए उसके पास क्या है, क्योंकि मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा या रुपया एक कॉमन एक्सचेंज मीडियम है जो हर व्यक्ति ले सकता है और हर व्यक्ति उसके द्वारा खरीद कर सकता है। और यहाँ पर जब हम नीड्स और वांट्स कंज्यूमर की बात करते हैं और एक ऐसे आर्टिकल की खोज करते हैं, तो यहाँ पर जो मार्केट की दो फोर्सेस हैं, सप्लाई और डिमांड, वो अपने आप यहाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और उन्हीं के बेस पर ही आपको चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलती हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है, आप बाज़ार में दवाई लेने गए और दवाई आप जो लेने गए वो दवाई आपको 10 गोलियों की आवश्यकता थी, जब मार्केट में पहुंचे तो आपको 5 ही मिली। तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपनी डिमांड और सप्लाई के बीच में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस यहाँ पर आती है वो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन एट एवरी स्टेज इन द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। वो किस तरीके से वो फ्लो है हर स्टेज पे, किस तरीके से जो ज़रूरत है हमारी, जो ज़रूरत का सामान है जिसको हम लेना चाह रहे हैं और जो अल्टीमेट कंज्यूमर जिसको चाहता है वो प्रोड्यूसर से किस तरीके से उस तक पहुंचती है। इसको कई बार हम ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स या एक तरीके से हम एक जो कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका भी नाम दे देते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने सुना होगा। वो सब यही है कि वो किस तरीके से पहुंचनी है। देखिए मार्केटिंग किस तरीके से इसका जन्म हुआ, किस तरीके से ये आपके सामने जिस रूप में आज है इस रूप में किस तरीके से आई, ये एक बड़ा अध्ययन का विषय है। और आप आज जिस रूप में मार्केटिंग को पढ़ रहे हैं मैंने उस रूप में नहीं पढ़ा, और मेरे से पहले मेरे जितने भी गुरु रहे उन्होंने भी उस रूप में नहीं पढ़ा जिस रूप में मैंने पढ़ा। तो धीरे धीरे मार्केटिंग इवैल्यूएट हो पाई, इसका धीरे धीरे जन्म हुआ या विकसित हुई धीरे धीरे। देखिए इसमें कई पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। अगर हम डायग्राम को देखें तो कस्टमर बीच में कंसंट्रेटेड, बीच में सेंटर पॉइंट है। इसके बाद ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसके बाद मास मार्केटिंग, एसटीपी मार्केटिंग, वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग और वेब मार्केटिंग। देखिए ये एक तरीके का एक चक्र है और ये चक्र जो है क्लॉकवाइज चक्र है। ये धीरे धीरे ये शो करता है कि ग्रोथ इसके अंदर दिखाई दे रही है। आपको मार्केटिंग का जो स्कोप इवोल्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि शुरू में हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी जहाँ पर बार्टर सिस्टम था, जहाँ पर कोई परचेज़र नहीं था, जहाँ पर कोई सेलर नहीं था, केवल 2 ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी नीड को पूरा करने के लिए सामान की अदला बदली करते थे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। और वहाँ सामान का जो अदला बदली या एक्सचेंज था वो सामान के बदले सामान था। तो देयर वाज एब्सेंस ऑफ एनी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आपके पास मनी है, आपके पास पेपर मनी है, आपके पास पेपर लेस मनी है, डिजिटल मनी है, उससे आप कहीं भी एक्सचेंज कर लेते हैं। सेकंड देखिए मास मार्केटिंग। तो वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी वो 1 to 1 थी, उसमें केवल एक ही व्यक्ति को ढूंढना होता था। और मास मार्केटिंग जब हम किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों को बेचना चाहते हैं तब वो मास मार्केटिंग में कन्वर्ट हो गया।
इसका जन्म जब हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और मनी का एक तरीके से कहना चाहिए कि उत्पत्ति हुई मनी की। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो प्रोडक्शन कंपनीज ने और इंडस्ट्रीज ने करा, तो उनके सामने उसको बेचने की समस्या खड़ी हो गई। और वो बिकेगा जब जब हम दूसरे व्यक्ति को ये बताएंगे कि हमारे पास जो सामान है इसकी तुम्हें बहुत आवश्यकता है, इसकी ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी कल को सुबह ही तुम्हें उठते ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट टाइम मास मार्केटिंग स्टार्टेड। देखिए, इसके बाद जो मार्केटिंग का एकदम से जो ग्राफ था, बहुत तेज़ी से उसने जो है एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा ली। और उसके बाद जो शुरू हुई वो फॉर्मल मार्केटिंग शुरू हुई। लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम बेचने के लिए टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी माल ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा तेज़ी से बिकेगा। तो दैट टाइम फॉर्मल मार्केटिंग डेवलप्ड एंड बीइंग कंसीडर्ड, और उसके लिए बहुत सारे तरह तरह के लोगों की हेल्प ली जाने लगी, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाने लगी, जो लोगों के इमोशंस को ब्लैकमेल कर कर या इमोशंस को पढ़कर। आप देखिए, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कई बार आता है कि एक जो मैचोमैनशिप है, ये एक मेल का एक ड्रीम होता है, मैचोमैनशिप। तो आपने देखा होगा कि रेड एंड वाइट सिगरेट का एक ऐड आता था, उसके अंदर वो दिखाते थे कि उसने सिगरेट पी और एकदम उसके अंदर शक्ति आ गई और वो कूद पड़ा एक जो है रोप वे पे, और वहाँ से वो लड़कियों को बचा कर ले आया। तो दैट वाज मैचोमैनशिप। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने इसको निकाला। जैसे हर स्त्री को सुंदर दिखने की एक कल्पना होती है कि मैं सुंदर दिखूं, तो उसको ये दिखाया जाता है कि अगर तुम ये वाला गहना पहन लोगी तो तुम बहुत सुंदर दिखोगी, ये वाली साड़ी पहन लोगी तो तुम सुंदर दिखोगी। तो ये एक तरीके से जो इमोशनल मार्केटिंग शुरू हुई, ये साइकोलॉजिस्ट और जो कंपनीज थी उन्होंने फॉर्मल शेप मार्केटिंग को दे दी और उन्होंने मार्केट को, माल को बेचना शुरू कर दिया। और एक टेक्निक उन्होंने यूज़ करी, दैट वाज कॉल्ड एसटीपी मार्केटिंग, एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। उन्होंने ये भी देखा कि कौन सा माल किसको बेचना है। जैसे आप देखें कि साबुन बाज़ार में आती है, तो साबुन के कई स्टैंडर्ड्स हैं कि ये ड्राई स्किन के लिए हैं, ये ऑयली स्किन के लिए हैं, ये नॉर्मल स्किन के लिए। तो उन्होंने इसको सेगमेंटेशन कर दिया, उससे उनका माल ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। इसके बाद जो मार्केटिंग की टेक्निक आई वो आई वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग। ये जो वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग थी, ये कहती वैल्यू फॉर द मनी। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वैल्यू फॉर द मनी। जब हम बाज़ार के अंदर जाते हैं और कोई भी माल खरीदते हैं, तो हमारा दिमाग एक चीज़ को कंसीडर करता है कि क्या जो सामान हम खरीद रहे हैं उसके लिए जितने पैसे दे रहे हैं, क्या उतने पैसे का या उतनी बराबर वैल्यू का सामान भी हमें मिल रहा है। तो कंपनीज़ ने ब्रांड बनाने शुरू कर दिए। आप मार्केट में जाते हैं, ओडी कार खरीदते हैं, ओडी कार आप 70 लाख रुपए देते हैं, उसी तरीके की एक कार मारुति की 5, 7, 8 लाख 10 लाख में मिल जाती है। तो आप 70 लाख जो दे रहे हैं, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि कार के 70 लाख, तो आप कहते रहेंगे नहीं, ओडी कार के 70 लाख। तो ये वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग धीरे धीरे शुरू हुई। इसमें क्वालिटीज़ और क्वालिटी इंप्रूवमेंट या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या उसकी वर्केबिलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी, इन सबको कंपनीज़ ने कस्टमर के सामने ऑफर करना शुरू कर दिया। और कंपनीज़ ने ये भी कहा कि हम आपको सर्विसेज भी देंगे, गारंटी भी देंगे, फ्री सर्विसेज भी देंगे। इसके बाद जो मार्केटिंग का दूसरा एक बिल्कुल मॉडर्न और 20वीं सदी का जो एक नया तरीका शुरू हुआ, दैट वाज रिलेशनशिप मार्केटिंग। कंपनीज बढ़ती चली गई, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता चला गया, नए नए प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए, लोगों की ज़रूरतें बदलने लगी, फैशन बदलने लगा, लोगों का जो इकोनॉमिक सेटअप था वो चेंज हो गया, गांव से लोग शहरों में रहने लगे, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उनकी सर्विस चेंज हो गई, वो जहां नौकरी करते थे या जो उनका इनकम पैटर्न था या एक्सपेंडिचर पैटर्न था वो चेंज हो गया। तो कंपनीज के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि किस तरीके से वो अपने माल को बेचें। खाली एसटीपी मार्केटिंग या वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग या मास मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा। तो कंपनी ने कस्टमर्स के साथ में रिश्ते बनाने शुरू कर दिए और रिश्ते बनाने के कई उन्होंने तरीके निकाले। उन्होंने कस्टमर्स से कहा कि आप हमारे यहाँ से ही माल खरीदो, हम आपको 10% एक्स्ट्रा छूट देंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि जब आप बिग बाज़ार में या इजी डे पर सामान खरीदने जाते हैं तो वो आपको एक कार्ड
खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि अगर आप ये कार्ड ले लोगे तो आपको पैसे की छूट मिलेगी और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा कम पैसे पे और आपका प्रायोरिटी पे काम हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। आप देखिए किसी भी कंपनी ने, सब कंपनियों ने अपने निकाल दिए हैं कि हमारा माल खरीदो तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हें आप कैश कर सकते हो। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग थी। या वो आपके घर पे गिफ्ट भेज रहे हैं, आपको मैसेज भेज रहे हैं, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग यहाँ से इसका जन्म हुआ। लास्ट जो अब हम देखें इसके अंदर जो इवोल्यूशन, मार्केटिंग कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, आप फिर दोबारा से देखिए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग से एसटीपी मार्केटिंग, एसटीपी मार्केटिंग से वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग, वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग से रिलेशनशिप मार्केटिंग, और अब एक नई चीज़ चली है वेब मार्केटिंग। वेब मार्केटिंग में ये जो ऊपर हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं, ये पांचों के पांचों इंक्लूड करते हैं। कस्टमर को कहीं नहीं जाना, किसी भी दुकान पर नहीं जाना, वो घर में आराम से लेटे हुए किसी भी चीज़ को परचेज कर सकता है और वो किसी भी चीज़ को समझ सकता है। कोई भी कंपनी उसको किसी भी चीज़ को ऑफर कर सकती है। कंपनी के पास 1000 तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो किसी भी कस्टमर को अपना माल बेच सकते हैं, और वो इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से ये भी पता कर लेते हैं कि कौन सा कस्टमर किस तरीके के माल में इंटरेस्टेड है, उसका एक्सपेंसिंग पैटर्न क्या है, उसका फैशन पैटर्न क्या है, उसका सोशल सेक्टर कितना है। वो सारी चीज़ें आपकी सर्च के माध्यम से पता कर लेते हैं। वो आपको उसी तरीके के ऑफ़र करने लगते हैं। जिस चीज़ को आप ज़्यादा देर तक ऑब्ज़र्व करते हो, उनको ये लगने लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो और वो उसी तरीके के पैटर्न्स आपको भेजने लगते हैं। वेब मार्केटिंग निश्चित तौर पे बहुत इजी है। इस जो इतना बड़ा जो हमारा पूरा पृथ्वी का इतनी जनसंख्या हो गई है और इतने लोग हैं, इन सब में मार्केटिंग, बाज़ार में जाना, बाज़ार के हैज़ार्ड्स जो हैं, मार्केट में आप जाएंगे, घूमेंगे पूरा टाइम, तो आप वेब पर बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को आप लोकेट कर सकते हैं। कंपनीज़ के लिए भी इजी है, उनका खर्चा बचता है, वो माल सस्ते में बेच सकती हैं। तो ये इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से मार्केटिंग इवोल्यूट हुई और किस तरीके से वो धीरे धीरे डेवलप हुई। कहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, बार्टर सिस्टम से किस तरीके से वो वेब मार्केटिंग पर पहुंच गए। जैसे कि हर विषय में हम पढ़ते हैं कि इस विषय की प्रकृति क्या है, हमें जानना चाहिए कि विषय की प्रकृति क्या है, किस तरीके का विषय है। और जो साइकोलॉजी वाले या सोशल साइंस वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तो विषय को नीरस और रसदार इन सब में भी बांट कर पढ़ते हैं कि भाई ये एक रसदार विषय है या एक नीरस विषय है। तो लेकिन मार्केटिंग मैं कहता हूँ वाकई बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है। इसमें जो भी इसको पढ़ता है, जो भी समझने की कोशिश करता है, वो बहुत एंजॉय भी करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या मार्केटिंग की नेचर है, क्या प्रकृति, किस तरीके का ये विषय जो है किस तरीके का विषय है। ये केवल प्रोडक्शन लाइन पर ही ख़त्म नहीं हो जाता कि आपने किसी चीज़ के बारे में जाना, कस्टमर्स के बारे में, उनकी वांट्स को जाना, उनकी नीड जाना, उनकी फ्यूचर की नीड्स जाना, उनकी फ्यूचर की वांट्स जाना, और आपने अपना माल बनाकर प्रोड्यूस कर दिया, बात ख़त्म हो गई। यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, ये तो सेल के बाद तक चलता है मार्केटिंग। आजकल हर चीज़ का आप देखिए फीडबैक आते हैं, और डिलीवरी मैकेनिज़्म तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया आज की डेट में कि माल की डिलीवरी किस तरीके से हो रही है, कितनी देर के अंदर हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया मार्केटिंग के अंदर। आप देखिए जोमेटो से आप माल मंगाते हैं, कोई भी खाने का सामान मंगाते हैं आप, तो आप उसकी क्वालिटी के साथ साथ आप देखिए ये भी चॉइस करते हैं कि किस दुकान से वो व्यक्ति आपका सामान लेके आए और कितनी देर में लेके आए। देखिए मार्केटिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप देखते हैं कि अगर वो आधे घंटे में अगर आपका पिज़्ज़ा या आधे घंटे में जोमेटो वाला ले आता है, तो आई थिंक कि आप उसको एक टिप भी देते होंगे और आप उसको ये भी कोशिश करते होंगे कि हम उसको थोड़ी शाबाशी भी दें कि ये टाइमली हमारा सामान ले आया। तो नेचर ऑफ मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपने नेचर ऑफ मार्केटिंग नहीं समझा तो पूरा सब्जेक्ट हमारा बेकार है समझना। देखिए हम इसको पॉइंट्स में बांट सकते हैं। मैंने यहाँ इसको 7 पॉइंट्स में बांटा है। पहला पॉइंट, मार्केटिंग इज़ एन इकोनॉमिक फंक्शन। देखिए मार्केटिंग इकोनॉमिक फंक्शन है और सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मार्केटिंग भी एक आर्थिक क्रिया है।
बिना अर्थ प्राप्ति के या बिना अर्थ खर्च किए हुए। यहाँ अर्थ से मतलब धन से है, पैसे से है, पूंजी से है। उसके बिना तो आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मार्केटिंग की नेचर है कि ये इकोनॉमिक पैटर्न रखता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड रखता है। मार्केटिंग में पैसा बहुत खर्च होता है। सेकंड पॉइंट है मार्केटिंग इज ए लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफर्स। देखिए, मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस है। इसमें एक पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ सेल जो आता है उस पर हमें ओनरशिप का ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। उसको आप बिल के माध्यम से कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट भी होते हैं कई बार, और बिल आपका इनवॉइस लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है। तो मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग इज ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। बहुत सारी कंपनीज ये चॉइस करती हैं कि वो अपने कस्टमर्स को अपने काम करने के तरीके से अवगत कराएं, जिससे कि उनकी कस्टमर्स जो भी हैं वो हाइजीन को समझें, वो प्रोसेस को समझें, वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को समझें, और वो ये भी समझें कि जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो कस्टमर को सेंटर में रख के बनाई जा रही है, उसकी क्वालिटी और उसकी जो साफ़ सफाई है उसको मेंटेन करके बनाई जा रही है। और ऐसा ही नहीं है कि कस्टमर के लिए उसने कोई भी चीज़ बनाई और ऐसे ही बना दी और ऐसे ही बेच दिया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल बहुत ध्यान से हर चीज़ को बहुत ज़रा सी बारीकी से देखते हैं कि जिससे कस्टमर को परेशानी ना हो। तो मार्केटिंग में हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेचर है मार्केटिंग की। ये सेल में नहीं है। सेल में तो केवल हमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करनी होती है, माल को दिखाया और सेल कर दिया। लेकिन मार्केटिंग में हम सब बताते हैं कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसका हेल्थ पर कितना असर पड़ रहा है, उसको कितने दिन आपको रखना है, कितने दिन में उसको खा लेना है या उसको यूज़ कर लेना है, और उसको अगर वो ख़राब हो जाता है, कोई टेक्निकल उसके अंदर फॉल्ट है या आप उसको सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, आप उसको बदल भी सकते हैं या आपका उसका कंपनसेशन ले सकते हैं। ये सब मार्केटिंग के अंदर आजकल आता है। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग इज़ ए मैनेजरियल फंक्शन। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्केटिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है। इट मीन्स कि ये मैनेजर के लेवल का फंक्शन है। इसका मतलब मार्केटिंग एक बड़ा फंक्शन है। मार्केटिंग आजकल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस थे जिसको हम पोर्ट्स कर्व के नाम से पढ़ा करते थे, अब उससे भी अलग, वो तो बहुत पुराना हो गया, उससे भी अलग मार्केटिंग एक बड़ा मैनेजरियल फंक्शन बन गया है। इसको कंट्रोल करना पड़ता है, इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इसके लिए एक टीम चाहिए, इसलिए ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग इज़ ए सोशल प्रोसेस। देखिए, ये फिफ्थ पॉइंट है, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। हमें इसमें डिफरेंट जो सोशल क्लासेस हैं उनके साथ डील करना पड़ता है। जो सोशल जेंडर एक बना हुआ है उसके साथ हमें डील करना पड़ता है। तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग में हम जो वस्तुएं बेचना चाह रहे हैं या जो मार्केट करना चाह रहे हैं वो सारी वस्तुएं हम उन लोगों के हिसाब से हमको डील करनी पड़ती हैं कि जो सोशल क्लास के पार्ट हैं। तो इसलिए मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग इज़ ए फिलॉसफी बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड सेटिस्फैक्शन। देखिए, मार्केट अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ मार्केटिंग इज़ ए फिलॉसफिकल फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमें इसमें कंज्यूमर के ओरिएंटेशन और उसके सेटिस्फैक्शन के साथ में वर्क करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केटिंग से कोई भी कस्टमर हमारा इमोशनली हर्ट ना हो जाए। हम कोई ऐसी बात ना कहें कि जो उसके विपरीत जा रही हो, जो उसको सूट ना कर रही हो, और हम ऐसी भी कोई बात ना कह दें कि जो हम आज कमिटमेंट कर दें और कल पूरा ना कर पाएँ। हम कस्टमर को जानें, समझें और उसके सेटिस्फैक्शन से काम करें। हेनरी फोर्ड ने यह कहा था कि सेटिस्फैक्शन इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर इज द प्राइम। और ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम आगे उसको माल कैसे बेचेंगे? मार्केट में इतना कंपटीशन है कि वो फौरन शिफ्ट ओवर कर जाएगा दूसरी जगह। सेवेंथ पॉइंट है मार्केटिंग हैड ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मेकिंग एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, दोनों चीज़ अगर हम मैच करते हैं, पहला जो हमने यहाँ नेचर ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है और सिक्स्थ जो पढ़ा है, अगर हम उन दोनों को मैच करते हैं तो ये सेवेंथ बनता है कि मार्केटिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारे पास प्रॉफिट मेकिंग भी हो, हम फंड्स भी जनरेट करें और अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करें।
देखिए ये लास्ट स्लाइड है और यहाँ स्कोप ऑफ मार्केटिंग, हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग का क्षेत्र क्या है, मार्केटिंग कहाँ कहाँ काम करती है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें मार्केटिंग काम करती है। या फिर दोबारा से मैं देखिए वही बात आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि मार्केटिंग केवल प्रोडक्शन लाइन पर ख़त्म नहीं हो जाती, ये फाइनल सेल के बाद भी ख़त्म नहीं होती है, फाइनल सेल के बाद भी चलती रहती है। आज एक कस्टमर ने हमसे एक प्रोडक्ट खरीदा, कल को वो दूसरा प्रोडक्ट खरीदने आ सकता है, परसों को वो किसी और व्यक्ति को भेज सकता है, उसके बाद वो किसी और व्यक्ति से कह सकता है। ये स्कोप ऑफ मार्केटिंग भी मैंने 8 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। देखिए मार्केटिंग एक स्टडी है, एक बड़ी स्टडी है कंज्यूमर की वांट्स की और उसकी नीड्स की। कंज्यूमर की क्या वांट्स हैं, और कंज्यूमर एक ह्यूमन है। अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी और वो हर जगह वर्क करती है मार्केटिंग में। दोज नीड्स आर द मोटिवेशन टू बाई एनीथिंग इन द मार्केट। जब हम कस्टमर की वांट्स और नीड्स की करते हैं तो हमें लेवल ऑफ कस्टमर भी देखना पड़ता है कि इसकी अब कौन सी नीड्स होंगी। कई बार हमें पता भी नहीं होता है, हम जांच भी नहीं सकते, तो हम कस्टमर को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये शायद हायर लिमिट पर अपने होगा। हम उसके स्टेटस से देखते हैं कि इसकी नीड्स का लेवल क्या है, ये बेसिक नीड्स पर है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड पर पहुंच चुका है। तो मार्केटिंग एक बड़ी स्टडी है कंज्यूमर के वांट्स की और उनकी नीड्स की। यहाँ पर अब जो नया चेंज जो एक नए दौर में आया है, अभी तक तो हम प्रेजेंट वांट्स और प्रेजेंट नीड्स की बात करते थे, लेकिन अब कस्टमर का पूरा लेखा जोखा रखा जाने लगा है कंपनियों में कि कस्टमर की प्रीवियस नीड्स और प्रीवियस वांट्स क्या थी, प्रेजेंट नीड्स एंड प्रेजेंट वांट्स क्या हैं, और फ्यूचर नीड्स और फ्यूचर वांट्स क्या हो सकती हैं, क्या संभावित हैं, हम उसको भी जानें और कस्टमर को उस तरीके की चीज़ों को हम मार्केट करें, शो करें, उसको दिखाएं कि भाई ये आपकी ज़रूरत का हो सकता है। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटिंग इज़ द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वेरी राइट, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या खरीदते समय। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, 5 और 6 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या बिहेवियर होगा। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए हम इसको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हैं या प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हैं, ये भी मार्केटिंग का एक स्कोप है। प्रोडक्ट को प्लान करना और उसको डेवलप करना। देखिए प्लान करना तो बहुत इजी है कि हम मार्केट में एक सर्वे बना लें और देखें कि लोगों को किस तरीके की आवश्यकता है। एक दौर था कि जब शायद बहुत ही रेयरली किसी के पास एक स्टिल कैमरा हुआ करता था। उसके बाद एक हॉट शॉट के नाम से एक कैमरा आया, उसने दुनिया बदल दी और हर व्यक्ति ने उसको, वो बहुत इजी ऑपरेटिंग था और यूज़र फ्रेंडली था, लोगों ने, सस्ता था, लोगों ने उसको बहुत ख़रीदा। लेकिन फिर भी एक लोअर लेवल के जो कस्टमर हैं जिनका एक इनकम पैटर्न बहुत वीक है, तो वो भी इस बात से थे कि भाई हमारे पास भी कैमरा हो। अब मोबाइल के अंदर कैमरा आना शुरू हुआ तो आप देखिए VGA कैमरा, फिर 2 मेगापिक्सल कैमरा, और आज 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5-5, 6-6 कैमरे। तो आप देखिए कि ये एक प्लानिंग है, प्रोडक्ट प्लानिंग, कि किस तरीके से हमें लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकता है। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को प्लान करना है जो लोग जिनको एकदम से एक्सेप्ट कर लें और उनको धीरे धीरे डेवलप करना है, उनकी कमियों को दूर करना है, उनको हर व्यक्ति के पास पहुंचाना है। जो एक लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति है उसके पास सस्ते वाला कैमरा पहुंच जाए, जो हायर इनकम ग्रुप का व्यक्ति है उसके पास हायर कैमरा पहुंच जाए। फोर्थ पार्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, ये चारों मार्केटिंग मिक्स के पॉइंट्स आ जाते हैं। ये आपने इसको खूब अच्छी तरह से जानते होंगे मार्केटिंग मिक्स को। और प्राइसिंग पॉलिसी, देखिए प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी हम मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदने जाते हैं और अगर हम एक एस्टिमेटेड बजट 100 रुपये का लेकर चलते हैं
और हमको लगता है कि भाई हम बाज़ार में गए और हमारा माल 80 रुपये में ही आ गया, तो जिस कंपनी का भी हम वो सामान खरीदते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि ये कंपनी बड़ी बढ़िया कंपनी है, बहुत कस्टमर के फेवर की है, बड़ी जेन्युइन कंपनी है, देखो मेरे 20 रुपये इसमें से बच गए हैं। तो प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को छोड़ ना दे, क्वालिटी और प्राइसिंग दोनों मैच करती हुई नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन अगेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और किस तरीके से हम माल की डिलीवरी किस तरीके से होगी, डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, जिससे कि माल कस्टमर के पास कोई भी चीज़ पहुंचने के बाद ख़राब ना हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू लगे, ठीक ठाक रहे। तो ये दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता था कि एडवर्टाइजमेंट पहले आ गया और बाज़ार में माल की सप्लाई बहुत थी। अब क्या है कि वो माल प्रॉपरली पहले पहुंच जाता है, कंपनी ने हर जगह हर आर्टिकल को प्रॉपरली इन टाइम पहुंचाया, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि उसमें कॉस्ट भी ना बढ़े डिस्ट्रीब्यूशन में, जो लॉजिस्टिक्स हैं, और वो डिलीवरी भी बिल्कुल इंटैक्ट हो जाए, है ना, और कस्टमर को वो पसंद भी आ जाए। प्रमोशन अगेन एक तरीका है हम अपने माल की पब्लिसिटी करने का और एडवर्टाइजमेंट करने का। जो भी पेड पब्लिसिटी होती है दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, और जो अनपेड होती है वो पब्लिसिटी कहलाती है। और यहाँ प्रमोशन में बहुत सारी चीज़ें अब आने लगी हैं। अब प्रमोशन किसको करना है, कौन से चैनल पे होना है, कौन सा मीडियम है प्रमोशन का, किस समय होना है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है। देखिए वेब मार्केटिंग में यही एक खास बात है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। 7th पॉइंट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगेन दिस इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस पॉइंट कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। अगर इन सब बातों के बाद भी हमने उसकी वांट्स नीड्स देख ली, उसका बिहेवियर जांच लिया, प्रोडक्ट की प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग, प्रमोशन सब कर लिया, लेकिन कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमारी मार्केटिंग का कोई यूज़ नहीं है। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, और इतना सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो दोबारा भी हमारे यहाँ या हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है कि मार्केटिंग इसको भी जांचती है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है तो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो सेटिस्फाइड है, और नहीं है तो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सेटिस्फाइड नहीं है। आप देखिए, मैं अक्सर कार का अपना सर्विस कराने जाता हूँ तो वो सारी पॉइंट्स चेक करते हैं। इवन मैंने जो है कोई वैक्सीनाइजेशन कराया तो उसमें भी आजकल ये होता है कि जी आप बताइए कि इसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। मार्केटिंग कंट्रोल एक अगेन मार्केटिंग का स्कोप है कि हमें मार्केटिंग को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि मार्केटिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि ये अनकंट्रोल्ड हो जाए और इसमें इतना अधिक पैसा खर्च हो जाए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। तो मार्केटिंग अगर अनकंट्रोल हो जाती है तो यह जो हमारा जो बजट होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और बजट हमारा बिगड़ जाता है। ये प्राइमरी एक मार्केटिंग का लेक्चर था। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कमेंट अगर आपके हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं इस विषय में तो आप उस पर डाल दें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, और कोई भी सजेशंस हैं आप वो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।